ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय। आज का जो हमारा विषय है वो है ज्वार और भाटा। यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्वार कैसे आते हैं इसके बारे में जाना, और जो उसमें से लघु ज्वार होता है, जो दीर्घ ज्वार होता है, यानी कि जो ज्वारी लहरें होती हैं वो कब किस कंडीशन में ज़्यादा ऊंची उठती हैं, तो उसको क्यों दीर्घ ज्वार बोलते हैं और लघु ज्वार क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग आगे के जो ज्वार के और भी प्रकार हैं प्रमुखतः, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो उस पर थियरी दी गई है समय समय पे, जो विचारकों ने जो पहले के थे और वर्तमान में जो हैं, जो विचार दिए गए हैं, सिद्धांत हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये है अपभू तथा उपभू ज्वार। इसमें से क्या होता है, ये दोनों कंडीशन में, एक में चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है और दूसरे में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है। बस मेन डिफरेंस दोनों का यही होता है। और जब नज़दीक होगा तो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा और ज्वारी लहरें ज़्यादा ऊपर उठेंगी। तो जो ज्वारी लहरें ऊपर उठेंगी तो उसे दीर्घ ज्वार भी कह सकते हैं हम लोग। और जब ज्वारी लहरें कम उठेंगी, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी को अपभू और उपभू कहते हैं। इसमें अपभू किसे कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे हो, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब दूरी सबसे ज़्यादा हो, अधिकतम हो, तो उस स्थिति को कहेंगे अपभू या अपोजी, उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं, अधिकतम दूरी पर होता है। पृथ्वी केंद्र से चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी 4,07,000 किलोमीटर होता है। और जब दूरी अधिक होगी तो ज्वार उत्पादक जो बल है, यानी जो चंद्रमा का आकर्षण बल है, चूँकि वो दूर है इसलिए वो अपनी तरफ जल की राशियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा, इसलिए ज्वारी लहरें ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाती हैं। तो ये ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है। ये हो गया। इसके बाद होता है दूसरी कंडीशन, होती है उपभू की कंडीशन। इसमें क्या होता है, जस्ट अपभू की ये उल्टा होता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है। सारी चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, नज़दीक होता है, और ये जो दूरी होती है 3,56,000 किलोमीटर की होती है। ज्वार उत्पादक बल, चूँकि ये सबसे नज़दीक है, तो ज्वारी लहरें आकर्षण बल से ज़्यादा ऊपर उठेंगी। तो ये हो गया आपका अपभू ज्वार और उपभू ज्वार। एग्जाम में ये अपभू क्या है, उपभू क्या है, यानी अपोजी, पेरीजी, ये सारी चीज़ें पूछता है कि किसको कहते हैं, क्या कंडीशन इसकी होती है। कभी कभी ये दूरी भी पूछ लेता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आप लोग को तैयार करना है, अच्छे से इसको तैयार करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो भाग है इसका, दैनिक ज्वार, डेली टाइड जो होता है वो किसे कहते हैं। एक दिन में जो ज्वार आता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, एक दिन में आने वाला एक ज्वार तथा एक भाटा, दैनिक ज्वार भाटा उसको बोलते हैं। होता एक ही है, लेकिन जब वो जल ऊपर की तरफ उठता है तो वो ज्वार हो जाता है, जब वही जल नीचे की तरफ आता है तो भाटा हो जाता है। और चूंकि दिन में एक बार आता है तो दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, 52 मिनट का होगा। कितने का अंतर होगा, 52 मिनट का होगा। यहाँ केवल एक ज्वार की बात कही जा रही है, यानी कि 24 घंटे में एक ज्वार की, तो वो 52 मिनट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दो ज्वार कहा जाता तो वो 12 घंटा 26 मिनट या फिर 26 मिनट की देरी से
आता। दूसरा जो कंडीशन है अर्धदैनिक ज्वार है, इसमें यही चीज है, प्रत्येक दिन 2 बार आने वाला ज्वार और भाटा को अर्धदैनिक ज्वार भाटा बोलते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। ठीक है, दिन में 2 बार आता, एक बार आया तो 52 मिनट की देरी हुई। क्यों हुई? मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी का केंद्र है जहाँ पे ज्वार आया हुआ था, उसको एक चक्कर पूरा करके आने में जब तक वो उस केंद्र पर, चंद्रमा के उस केंद्र पर पहुँचता है, तब तक चंद्रमा अपने स्थान से कुछ आगे की तरफ बढ़ गया होता है और फिर वो उस केंद्र को पाने के लिए और आगे वहाँ तक जाता है, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी उसको तय करनी पड़ती है, उसी में 26 मिनट या 52 मिनट की देरी लगती है। तो ये चीज़ें हो गई। तो जो 2 बार आता है उसमें 12 घंटे 26 मिनट की देरी होती है। इसके बाद है ज्वार के 2 केंद्र होते हैं और इसी के कारण ऐसा होता है। यानी कि अगर ये मान लीजिए, ये आपका अर्थ है, यहाँ पर पहला ज्वार आया, ये पहला टाइड सेंटर है, तो इसके जस्ट अपोजिट इधर दूसरा टाइड सेंटर भी होगा। तो अर्धदैनिक ज्वार में ये यही कह रहे हैं कि 2 ज्वार केंद्र होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दिन में 2 बार आपके टाइड या ज्वार आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये केवल एक कंडीशन दे रहे हैं, यानी कि एक टाइड सेंटर है, इसलिए आपका दैनिक ज्वार की कैटेगरी में आता है, यानी 24 घंटे में इसकी गणना की जाती है। तो ये हो गया आपका ज्वार के प्रकार। आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गए आपके ज्वार के प्रकार। समय समय पर, मतलब बदलते समय के साथ लोगों ने अपने इस पर विचार दिए कि ये जो ज्वार होता है, ज्वार भाटा क्यों आते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, तो सबसे फेमस जो है वो क्या है कि न्यूटन का संतुलन सिद्धांत 1687 में इन्होंने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। इनका जो थियरी है गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, यानी जो आकर्षण बल होता है उस पर आधारित है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं या फिर जितने भी चीज़ें हैं, सब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। सब में गुरुत्वाकर्षण बल है और सब में आकर्षण बल है। इसी चक्कर में वो जो स्थिति है उसको संतुलन में बनाए रखती हैं और इसी वजह से जो ज्वार आते हैं, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है सूर्य की अपेक्षा, तो उसकी आकर्षण शक्ति से जो पृथ्वी पर सागरीय जलीय भाग है उसमें लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं, यानी कि चंद्रमा के आकर्षण की तरफ वो जाना चाहती हैं और इसी वजह से उसमें आकर्षण की वजह से ज्वारीय लहरें उत्पन्न होती हैं। और जस्ट उसके अपोजिट साइड में भी ये कंडीशन देखी जाती है, लेकिन चूँकि चंद्रमा एक ही तरफ होगा एक समय में, उसके दूसरे साइड नहीं होता है, लेकिन दूसरे साइड में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वहाँ पे, या फिर अभिकेंद्री बल उन्होंने उसको कहा, तो वो वहाँ पे कमज़ोर होता है। वहाँ पे केंद्र प्रसारित यानी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। जब केंद्र से बाहर की तरफ कोई चीज़ जाएगी तो वो ऊपर की तरफ वो जाती है, इसलिए दोनों तरफ, यानी कि सेंटर के जहाँ पे सेंटर है वहाँ पर भी ज्वार आते हैं, उसके अपोजिट साइड में भी ज्वार आते हैं। लेकिन जहाँ पर चंद्रमा सीधे अपनी तरफ जल को आकर्षित कर रहा है वहाँ पर ज़्यादा ज्वार आएगा, ज़्यादा ऊंची लहरें होंगी। जहाँ पे चंद्रमा नहीं है, केवल केंद्र प्रसारित बल कार्य कर रहा है, वहाँ पर आपका जो ज्वार उत्पादक बल है वो कम होगा, यानी जो ज्वारीय लहरें हैं वो कम ऊंची उठेंगी। इसमें इन्होंने यही बताया। लिखा हुआ देख लेते हैं हम लोग। 1687 में दिया था। ये जो थियरी है
और कब दिया, किसने दिया और किस विषय पर दिया है और इसमें क्या कहा है। ये थियरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में मैच करने के लिए दे देता है। एक तरफ लिख देगा जो इसके प्रतिपादक हैं यानी कि जिन्होंने थियरी दी हुई है, और एक तरफ सिद्धांत लिख देगा और कहेगा मैच करने को। ठीक है, तो आपको मिलाना होगा, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। ठीक है, इस तरह से मिलाना होगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। चलिए देखते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण होता है जिसकी वजह से संतुलन बना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। चंद्रमा पृथ्वी के एक ही आकर्षण केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी और जो चंद्रमा है, जो एक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, जो एक क्षेत्र है, एक निश्चित एरिया है निर्धारित, उसमें दोनों हैं, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों अपना रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और उसी आकर्षण की स्थिति में ज्वारीय लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं। इसमें दो फोर्स काम करते हैं, एक होता है केंद्र प्रसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा होता है अभिकेंद्री बल या फिर इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो केंद्र प्रसारित बल होता है ये केंद्र भाग से, सेंटर से बाहर की तरफ काम करता है। यानी अगर कोई चीज मध्य में है तो इसे बाहर ले जाने का काम कौन सा बल करेगा आपका, या फिर ऊपर ले जाने का काम कौन सा बल करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्र प्रसारित बल करेगा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल जो होता है वो बाहर से केंद्र की तरफ कार्य करता है। ठीक है, किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किधर करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दो ये सेंटर होते हैं। और न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी यानी कि पृथ्वी है, अगर यहाँ पर ज्वार आया या फिर मान लीजिए यहाँ पर ज्वार आ गया, ज्वार का पहला केंद्र ए है। ठीक है, और इसके पास में यहाँ मान लीजिए चंद्रमा है। ठीक है, इसके आकर्षण से यहाँ ज़्यादा ऊंची लहरें उठी। ऊंची लहरें क्यों उठेंगी, क्योंकि यहाँ केंद्र प्रसारित बल जो है वो कमजोर है, लेकिन चंद्रमा के आकर्षण के कारण ये दोनों बल मिल गए, चंद्रमा का आकर्षण और प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों मिल गए। तो यहाँ पर जो जलीय भाग है वो उसका जो तल है वो और भी ऊंचा उठ जाएगा, यानी जो लहरें हैं वो ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगी। तो ए स्थान पे ज्वार आ गया। इन्होंने कहा कि इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी ज्वार आएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बी केंद्र। ठीक है, ये बी केंद्र हो गया। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर भी दोनों बल हैं, केंद्र प्रसारित बल भी है और अभिकेंद्री यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी है। दोनों बल हैं यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। जो केंद्र प्रसारित बल है, जो केंद्र प्रसारित बल है वो यहाँ पर मजबूत है। वो यहाँ पर क्या है, मजबूत है, काफी पावरफुल है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति नहीं है, फिर भी यहाँ पे ज्वारीय लहरें आती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, या फिर भी यहाँ पे ज्वार आता है। क्यों आता है,
क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स की अब तुलना में, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है, लेकिन चूंकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उसके साथ है इसलिए दोनों मिलकर काम करते हैं और ऊपर की तरफ जल उठ जाता है। तो इन्होंने यही बताया। आगे ये है कि चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक प्रभावपूर्ण होता है और केंद्र प्रसारित बल को अपने साथ कर लेता है। मैंने यहाँ पे आपको वही चीजें बताई, ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे ए सेंटर पे आपका ज्वार आएगा। एक केंद्र पर ज्वार आने पर विपरीत केंद्र पर भी आएगा। यहाँ पे ए पर आया तो बी पर भी आएगा, मैंने आपको बताया। क्योंकि ये शॉर्टकट में लिखा है, आप चाहें तो हम बोल रहे हैं लिख सकते हैं, क्योंकि केंद्र प्रसारित बल अभिकेंद्री बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है, इसलिए ये अकेले इतनी क्षमता रखता है कि सागरी जल को ऊपर की तरफ उठा सके। तो ये है न्यूटन का नियम यानी संतुलन का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बताया कि एक समय में एक स्थान पे पृथ्वी पर जहाँ पर ज्वार उत्पन्न होते हैं चंद्रमा के आकर्षण से, वहीं पर उसके विपरीत स्थान, उसके विपरीत केंद्र पर भी ज्वार आते हैं, लेकिन उसकी तो ए की तुलना में बी पर कम आते हैं। तो ये हो गया न्यूटन का सिद्धांत, और इसको काफी सही भी माना जाता है, क्योंकि जहाँ तक ज्वार की बात आती है सारा खेल आकर्षण या आकर्षण का ही है, चाहे वो सूर्य का आकर्षण हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे दोनों का मिलकर हो, चाहे पृथ्वी का जलीय भाग का यानी केंद्र प्रसारित बल का चंद्रमा की तरफ झुकाव हो, सारा कुछ मिलके आकर्षण का ही काम होता है। इसलिए जो न्यूटन का सिद्धांत है संतुलन सिद्धांत, इसको ज़्यादा सही लोग मानते हैं। अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा सही माना जाता है। दूसरा सिद्धांत है प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थियरी। इन्होंने मतलब वेवेल ने 1833 में दिया था, याद रखिएगा किसने दिया था, वेवेल ने 1833 में, और एक है नहर सिद्धांत, इसे दिया था एरी ने 1842 में। तो ये दोनों जो सिद्धांत है वो एक ही है, इसमें मर्ज करके आपको बताया जा रहा है। तो ये दोनों सिद्धांत आप याद रखिएगा, और कब किसने दिया था, कब आया था। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत वेवेल ने दिया था 1833 में, नहर सिद्धांत एरी ने दिया था 1842 में। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जो ज्वारीय लहरें होती हैं वो तरंग उत्पन्न होता है चंद्रमा के आकर्षण से, यानी कि जहाँ पर स्थलीय भाग कम है। स्थलीय भाग पृथ्वी पर कहाँ कम है, यानी जो साउथ हेमिस्फीयर है यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर स्थलीय भाग कम है, यानी इसलिए वहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण जब होता है यानी कि जब कार्य करता है, लगता है उसके नज़दीक आता है, तो वहाँ पर ज्वारीय लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर वो लहरें आगे की तरफ बढ़ती हैं, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ वो लहरें चलती हैं, और जब वो तटों से टकराती हैं, द्वीप हैं या महाद्वीप हैं या फिर जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, उससे जब वो टकराएंगी तो वही क्या कहलाती हैं, ज्वार और भाटा कहलाती हैं। तो इसमें कहा कि जो ज्वारीय लहरें हैं, तो सबसे पहले तो प्राथमिक आकर्षण से पहली लहर उत्पन्न होती है जिसको प्राथमिक लहर बोलते हैं, और उसके बाद द्वितीयक, और उसके बाद जो लहरें उत्पन्न होती हैं एक के बाद आती रहती हैं, और वो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं, और जब तट से टकराती हैं तो वही ज्वार और भाटा कहा जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे
कोई गांव में आपके पोखरा है या फिर आप किसी थाली में या बड़े बर्तन में आप जल को ले लीजिए और एकदम शांत हो वो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, और उसमें आप अचानक जो है कोई भी हलचल कर दीजिए या फिर उसको टच कर दीजिए या उसमें एक चिकड़ा ही लेकर कुछ भी उसमें फेंक दीजिए, तो जहाँ पे फेंकेंगे वहाँ से मान लीजिए ये पॉट है और यहाँ पर आपने फेंका, यहाँ पर आपने हलचल पैदा की और इस तरह से तरंगे जो है इस तरह से आपकी चारों तरफ तरंगे बढ़ेंगी और आगे की तरफ ये बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ पर शांत जल है, जहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, वहाँ पर ये जो प्रक्रिया है काफ़ी सही तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस का काम करता है, यानी कि जिस तरह से हम जल में या किसी पॉट में भरे हुए जल को डिस्टर्ब करते हैं, वो फिर तरंगे उत्पन्न करता है अपने चारों ओर, वो तरंगे आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो उसी तरह जो हमारा चंद्रमा है वो दक्षिणी गोलार्ध में, चूंकि स्थलीय भाग कम है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, इसलिए होता क्या है कि चंद्रमा जो है डिस्टरबेंस पैदा करता है। डिस्टरबेंस कैसे करता है कि अपनी आकर्षण शक्ति से वो जल को आकर्षित करने की कोशिश करता है और उसके बाद जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, और फिर वही लहरें जो है आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं और जब विभिन्न तटों से वो टकराती हैं तो ज्वार और भाटा आता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। चलिए इसको देख लेते हैं। ज्वार लहर के रूप में आते हैं। ज्वारी तरंग के शिखर को ज्वार कहते हैं। द्रोणी यानी कि नीचे वाला हिस्सा, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो तरंगे हैं, ये जो ऊपरी भाग है इसको शिखर बोलते हैं, और जब ये ऊपर आता है तो इसको ज्वार भी बोलते हैं। यही होता है ज्वार। जो तरंगे होती हैं उसके ऊपरी भाग को ज्वार बोलते हैं। जब ये नीचे की तरफ आती हैं, इसकी जो गहराई आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भाटा। भाटा, ठीक है। ये यही इसमें जो है ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा के आकर्षण से उत्पन्न होकर तरंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में क्यों चलती हैं? क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ जो मूव करता है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो कोई भी सेंटर है, जब अर्थ पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहा है तो वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, यानी जो सेंटर है, कोई भी सेंटर आप मान लीजिए, तो वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा। इसलिए जो तरंगे हैं वो पूरब से पश्चिम दिशा में चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में चलता है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थलीय भाग के अभाव के कारण चंद्र आकर्षण से ज्वारी तरंगे उत्पन्न होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्थलीय भाग का अगर अभाव है तो वहाँ पे जो आकर्षण है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य करेगा। वहाँ डिस्टर्बेंस काफ़ी सही ढंग से चंद्रमा अपना प्रभाव डाल पाएगा सागरी जल पर। इन तरंगों को प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसके आकर्षण से जो लहरें उत्पन्न होती हैं तरंगे, उसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग। आने वाले स्थलीय अवरोध उत्तर की तरफ बढ़ने पर द्वितीयक गौड़ तरंगे, और फिर जब जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप जल को डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपना वेव से चारों तरफ उत्पन्न होगा और फिर वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, आगे की तरफ वो बढ़ता जाएगा। तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है प्राथमिक, ठीक है।
उसके बाद जो आता है वो द्वितीयक होता है और उसके बाद सारे गौण होते हैं। दक्षिण से उत्पन्न होकर उत्तर की तरफ ये बढ़ती हैं और तट पर ये टकराकर ज्वार और भाटा का निर्माण करती हैं। तो इनके सिद्धांत में यही होता है, प्रगामी तरंग सिद्धांत। इस अगर आप इस थ्योरी का मतलब भी यानी इस ये जो वर्ड है इसको आप इसका विच्छेद करके अगर देखें तो इससे भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है। प्रगामी यानी आगे की तरफ तरंग सिद्धांत, ठीक है, आगे की तरफ जो तरंगें बढ़ती हैं उसकी वजह से ज्वार भाटा आता है। तो इससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। आगे है आपका ये, इसमें आपकी ये रेखाएं जो दी हुई हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है कि ये जो तरंगे हैं ये वेव्स है, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ ये बढ़ रही हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये है, यहाँ पे जाके यहाँ से यहाँ पर ये टकराया तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टकराया तो यहाँ पर आएगा। इसी तरह से ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो प्रोग्रेसिव वेव थियरी है इसमें जो वेव्स होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा कि जो वेव्स हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। और क्यों चलती हैं? क्योंकि यहाँ पे साउथ में स्थलीय भागों का अभाव है, यहाँ पे जो चंद्रमा का प्रभाव है वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सही ढंग से जलीय भाग पर पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। स्थैतिक तरंग सिद्धांत, ठीक है। इसको जो है ये थियरी दिया था हैरिस ने 1904 में। हैरिस ने किसने दिया था? ये अमेरिका के थे और जो प्रोग्रेसिव वेव थियरी है उसके आलोचना में, उसकी आलोचना करते हुए इन्होंने ये थियरी दिया था कि जो ज्वार भाटा है वो क्यों आता है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो सागरी जल है उसको अगर एक थाल के रूप में, सागरी भाग को एक थाल के रूप में मान लें और उस थाल में सागरी जल भरा हुआ है और फिर कहीं से किसी भी किनारे से उसमें हलचल उत्पन्न कर दें तो फिर उससे वो तरंगे जो आगे की तरफ बढ़ती हैं और फिर किनारे पर टकराती हैं और तरंगे उत्पन्न होती हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि जो आपकी ज्वारी लहरें हैं वो सागरी भागों में ही शांत रूप में पड़ी हुई होती हैं, बस उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत होती है। हर महासागर एक थाल के रूप में है। जिस प्रकार थाल में भरे जल को हिलाने से जल में तरंगे उत्पन्न होती हैं, अगर थाल में या फिर किसी पॉट में जल है, शांत है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और अचानक उसको कहीं से आप डिस्टर्ब कर दीजिए तो उसमें तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार महासागरों के शांत जल में चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी के परिभ्रमण से तरंगे उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा का आकर्षण इन्होंने भी बताया और प्लस उसके साथ इन्होंने ये जोड़ दिया कि जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का जो रोटेशन है जो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है, उसकी वजह से इसमें जो थाल नुमा सागरी भाग है इसमें डिस्टरबेंस पैदा होता है और लहरें उत्पन्न होती हैं। ये पूरब से पश्चिम दिशा में चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में रोटेशन करती है यानी घूमती है। जब ये तरंगे आगे बढ़ती हैं तो तट से टकराकर ज्वार और भाटा का निर्माण करती हैं या फिर जो तट से जब ये टकराती हैं तो ज्वार और भाटा कही जाती हैं। तो
तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है स्थैतिक तरंग, यानी कि इन्होंने बताया कि जो तरंगे हैं वो जलीय भाग में ही शांत रूप में पड़ी हुई होती हैं, बस उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत होती है। जब वो डिस्टर्ब होती हैं अर्थ के रोटेशन से और चंद्रमा के आकर्षण से, तब वो उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं और तट से वो टकराती हैं और उसके बाद ज्वार और भाटा आता है। तो इस तरह से ज्वार के जो प्रकार हैं मैंने आपको बताया, और जो सिद्धांत हैं यानी कि न्यूटन का संतुलन सिद्धांत और वेहवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी प्रोग्रेसिव वेव थियरी, नहर सिद्धांत एरी का, और हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू।